आज हम लोग सीखेंगे कि क्या हम अपने इन्वर्टर कंप्रेसर को डायरेक्ट चला सकते हैं या फिर डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं। ये जो डाउट है ये डाउट आज 100% क्लियर होने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा एसी कंप्रेसर था, मतलब कि जो हमारा पहले इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं आया करता था, एसी कंप्रेसर आता था, तो उस एसी कंप्रेसर में क्या होता था, इसमें एक रनिंग का पॉइंट था, एक स्टार्टिंग का और एक कॉमन का। तो कॉमन वाले पे हम लोग फेज की सप्लाई दे देते थे और न्यूट्रल की सप्लाई दे देते थे यहाँ पे हम लोग रनिंग वाले पे, और रनिंग और स्टार्टिंग को स्टार्ट करते थे और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता था। लेकिन बात ये आती है कि जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर है, क्या इसको भी हम इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि देखिए इसमें जो हमारे एसी सप्लाई चलने वाला कंप्रेसर था, जो कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की पिन होती थी, अब यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर आ चुका है, इस कंप्रेसर में रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की पिन नहीं होती है, इसमें UVW होता है। ये जो UVW है दोस्तों, इसमें अगर आप न्यूट्रल फेज की सप्लाई डायरेक्टली दे देते हैं तो दोस्तों ये कंप्रेसर जो है ये ख़राब हो जाएगा। अगर आप गलती से किसी वजह से आप ये नहीं जान पाए कि ये एसी कंप्रेसर है कि डीसी कंप्रेसर है या फिर इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो अगर इन्वर्टर कंप्रेसर में अगर आप डायरेक्टली सप्लाई दे देंगे ये समझ करके कि ये रनिंग स्टार्टिंग कॉमन वाली पिन है, तो क्या होगा, ये कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कभी भी इन्वर्टर कंप्रेसर को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि न्यूट्रल फेज डायरेक्टली दे करके इसको हम स्टार्ट मार के स्टार्ट करें और ये स्टार्ट हो जाए। दोस्तों स्टार्ट होने के बजाय ये ख़राब हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी अपने इन्वर्टर कंप्रेसर को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बिना किसी पीसीबी के मदद लिए। मतलब पीसीबी के जरिए से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, डायरेक्टली न्यूट्रल और फेज दे करके इस कंप्रेसर को कभी भी नहीं स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये कंप्रेसर 95% उम्मीद है कि ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसको एसी बोल्ट नहीं चाहिए, डायरेक्टली 220 बोल्ट अगर इसको मिल जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए चेक तो करना पड़ेगा ना, कहीं गए बनाने के लिए, वहाँ पे ये चेक करना है कि पीसीबी ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है। तो वहाँ पे चेक करने के लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि आपको लेना है अपना मीटर, जो भी है क्लाइम मीटर है, मल्टीमीटर, उसको लेना है। लेने के बाद उसको रेजिस्टेंस पे सेट करना है, मतलब कि कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस नापना है। UVW तीनों को बारी बारी से उससे मीटर से नापना है और इन तीनों पिनों पर एक समान रेजिस्टेंस बताना चाहिए, एक समान कंटिन्यूटी आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना रेजिस्टेंस इस U और V पे आ रहा है उतना ही रेजिस्टेंस U और W पे आना चाहिए, और जितना U और W पे आ रहा है उतना ही W और V पे आना चाहिए। मतलब तीनों पे एक समान रेजिस्टेंस आना चाहिए। मतलब मान लीजिए दोस्तों कि किसी एक पे 10 बता रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो तीनों पिनों पे 10-10 ही रेजिस्टेंस बताना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंट है, मतलब कि किसी पे 10 बता रहा है, किसी पे 8 बता रहा है, किसी पे 10 बता रहा है, मतलब अगर एक भी पिन में डिफरेंटिंग आ गई, रेजिस्टेंस में कम ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ख़राब है। और अगर सब पे जितने भी पिन यहाँ पे तीनों पिनों पे हम चेक कर रहे हैं रेजिस्टेंस, और सब पे अगर एक समान रेजिस्टेंस बता रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये जो हमारा कंप्रेसर है 95% सही है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस सही है तो ये हमारा जो कंप्रेसर है इसको 95% सही मान लिया जाएगा। ये जल्दी जाम भी नहीं होता है ये वाला कंप्रेसर, और जल्दी ये कंप्रेसर ख़राब भी नहीं होता है। ख़राबी ज़्यादातर पीसीबी में आती है, मतलब 90% पीसीबी में प्रॉब्लम आती है, कंप्रेसर में प्रॉब्लम, मतलब कि जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर है इसमें नहीं आती है। क्योंकि कंपनी ने इसकी गारंटी 10 साल तक दिया है। कितना साल? 10 साल तक इसने कंपनी ने इसकी गारंटी दिया हुआ है। तो अगर ये इतना जल्दी ख़राब होता दोस्तों तो फिर कंपनी ज़्यादा घाटे में चली जाएगी। इसलिए इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से की गई होती है, ये कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो किस तरीके से चेक करना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इस तरीके से इसकी रेजिस्टेंस नापी है, अगर तीनों पे सेम बताता है ना तो ये कंप्रेसर को सही माना जाएगा 95%। उसके बाद फिर आप पीसीबी चेंज करेंगे तो ये कंप्रेसर
चल जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं चलता है दोस्तों, इसका मतलब फिर कंप्रेसर में कुछ अलग ही इशू है, तब आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पहचानना चाहते हैं कि कैसे हम पहचाने कि कौन AC कंप्रेसर है और कौन DC कंप्रेसर है, तो इसके लिए मैं अलग से पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख करके आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा AC कंप्रेसर है और कौन सा DC कंप्रेसर है, क्योंकि ये पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो गलती से अगर आपको DC कंप्रेसर मिल गया, आप ये समझ करके कि ये AC कंप्रेसर होगा, आप उसमें सप्लाई दे देंगे और कंप्रेसर सही भी रहेगा तब भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ये क्लियर आज कर लिए कि हम लोग कभी भी DC कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।